हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लॉकडाउन स्पेशल में स्वागत है। आप पढ़ रहे थे जैव अणु चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर नंबर 14 में जो आज के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं मैं बता देता हूं आपको। सुक्रोज है, सुक्रोज माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सभी के सभी हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड ये सभी हैं डाइसैकेराइड। और लास्ट में हम लेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, अब पॉलीसैकेराइड में एक तो सम होता है और एक विषम होता है। एक जैसी इकाइयां होती है वो सम सैकेराइड कहलाता है, पॉलीसैकेराइड कहलाता है, और एक विषम भी होता है। तो जो सम और विषम, विषम में हम लेने वाले हैं स्टार्च, और सेल्यूलोज, ये हम इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाइसैकेराइड है क्या इसको पढ़ लेते हैं। डाइसैकेराइड, देखिए डाइसैकेराइड में क्या है। डाई का मतलब होता है दो, सैकेराइड का मतलब दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जिसमें जुड़ी हुई हो। तो दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर के बना होता है। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां कैसी हो सकती हैं? समान हो सकती हैं, असमान भी हो सकती है। ये बहुत याद रखना, समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। अब ये बनती किसके द्वारा है, आपस में ज्वाइंट किसके द्वारा रहती हैं? देखिए ये इस तरीके का एक बॉन्ड होगा जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक क्या बना देगा? डाइसैकेराइड, सैकेराइड की बात कर लेते हैं। तो हम लोग इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं डाइसैकेराइड में? सुक्रोज। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं सुक्रोज। अब सुक्रोज में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र हो गया। इसको हम लोग इक्षु शर्करा भी कहते हैं, यानी इक्षु शर्करा गन्ने से प्राप्त होता है, 18% से ऊपर होता है, इसमें गन्ने से प्राप्त होता है। ये तो इसका ये हो गया। अब ये होता कैसा? दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। C12H22O11 ये होता है दक्षिण ध्रुवण गुणक। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये कई जगह वाम बतला रखा है, जरा आप एक बार देखिए। इसका आपने जल अपघटन करा दिया H की प्रेजेंस में। तो ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं, सुक्रोज को वाम ध्रुवण गुणक बतलाते हैं, वास्तव में ये उसका जो मिश्रण होता है वो वाम ध्रुवण गुणक होता है। कैसे? देखिए यहां पर क्या हुआ, ये C6H12O6 C6H12O6, आप यहां पर एंजाइम भी लिख सकते थे। अब ये तो बन गया ग्लूकोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, प्लस लगा देता हूं, प्लस ग्लूकोज, पूरा नाम लिख दिया। ये बीटा डी निगेटिव, बीटा डी निगेटिव, ये निगेटिव साइन नहीं है, ये डैश है, ध्यान रखना। बीटा डी निगेटिव फ्रक्टोज, हिंदी में लिख लेना फ्रक्टोज वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रक्टोज। अब ये क्या है, यहां पर अगर इसकी बात करें तो इसका जो घूर्णन है 52 डिग्री होता है, इसका होता है 92.4 डिग्री, इसका ये घूर्णन है। तो ये कैसा हो गया? दक्षिण, और ये कैसा हो गया? वाम।
जब दोनों के मिश्रण की बात करी जाए तो दोनों का मिश्रण कितना होगा, इसको इसमें से घटाओ, कितना होगा 39.6 डिग्री। कैसा है, निगेटिव। ये कैसा हो गया, वाम ध्रुवण घूर्णक। इसका मतलब हो गया बच्चों कि ये कैसा हो गया, वाम ध्रुवण घूर्णक। अर्थात हम यहां पे लिख सकते हैं, अर्थात प्राप्त मिश्रण वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। पेपरों में ज्यादातर ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, ज्यादातर क्या पूछते हैं, स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सुक्रोज की। अब देखिए यहां पर किससे किससे मिलकर के बना है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। कल के टॉपिक में मैंने आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बतलाए थे, आपने याद भी किए होंगे। चलिए मैं इसकी संरचना बना देता हूं, फ्रक्टोज की संरचना। तो यहां पर हावर्ड सूत्र के द्वारा जैसी संरचना बनती है वो मैं यहां पर बना रहा हूं। सुक्रोज की संरचना की बात करते हैं। C1 पहली वाली संरचना का C1 दूसरी संरचना के C2 से जुड़ता है, ये याद रखना, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सुक्रोज में किससे किससे मिलकर के बना है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, इनसे मिलकर के बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो आप देखिए अल्फा डी ग्लूकोज की संरचना इस तरीके से थी, HOH HOH OH and HH CH2OH and HOH। अब बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना आपने देखा था, पंचभुजी थी, HCH2OH OH and HOH CH2OH OH और ये हो गया OH, ये OH। अब आप गौर से देखिए यहां पर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप निकाल दो तो यहां से जैसी वाटर रिलीज हुआ क्या बन गया, देखिए स्ट्रक्चर याद रखना, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसकी संरचना होगी, सुक्रोज की, याद रखना। तो ये ग्लाइकोसिडिक बंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संरचना है, पेपरों में ये ज्यादातर पूछ देते हैं। अब सेकंड बात आती है हमारी आपकी माल्टोज की, माल्टोज की बात। माल्टोज फॉर्मूला वही है C12H22O11, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये क्या है, जल सॉरी, ये जल अपघटन से प्राप्त होता है, किसके, स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो स्टार्च का फॉर्मूला अभी अभी आप लोगों ने लिखा था कि C6H10O5N, C6H10O5N, इसका जल अपघटन कराया था। देखो यहां पर एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर 2 लगा दे रहा हूं, प्लस H2OHN। अब देखिए यहां पर इफ n इक्वल्स टू आपने 1 मान लिया तो क्या होगा यहां पर, देखिए C6H10O5
2 इंटू 1 प्लस H2O एच आइन, देखिए क्या बना है यहां पर, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो C12H ऐसे यहां पर 22 O के कितने हो गए 10 एंड 1 11, बस बन गया ये माल्टोस। अब माल्टोस की बात करते हैं, C12H22O11, इसका फिर से जल अपघटन अगर करा दिया जाए तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, H12O6 प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये आपने देखा C12H22O11 प्लस इसका जल अपघटन करा देने पर हमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज के द्वारा मिलकर के बनते हैं। यहां पे स्ट्रक्चर ले लेते हैं, CH2OH, HOH, HOH, ये तीसरा वाला कार्बन OH ऊपर, H H एंड OH। देखिए मैं लिख लेता हूं 2, इसको पहले लिख लें, HOH, HOH, OH एंड H, और ये हो गया HOH। देखिए यहां पर क्या हुआ, जैसे इसमें था उसी तरीके से इसमें हुआ, H2O निकल गया, H2O निकलते ही क्या बन गया, ये ग्लाइकोसिडिक बंध बन गया। ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध बन गया, और ये संरचना किसकी हो गई, माल्टोस की। बच्चों मैं मेनली स्ट्रक्चर पे ही ध्यान दे रहा हूं और आप इसको लेकर के ही चलना। तो ये हो गया माल्टोस। माल्टोस के बाद में एक अगला शब्द आता है लैक्टोस। लैक्टोस की बात करते हैं। अब लैक्टोस में क्या है, ये बनाता है बीटा डी गैलेक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोज के द्वारा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ग्लूकोज के जो फॉर्मूले होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्मूले को आप जैसे लिखते हो ना, चलो मैं एक बार लिख के दिखलाता हूँ, फिर याद करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। गैलेक्टोस ये नाम है, बीटा डी गैलेक्टोस। बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है, बोले सर कैसे याद करें, कुछ मत याद करो, जैसे ग्लूकोज की संरचना बनाते हो ना, लगभग वैसी ही संरचना बना दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये देखिए HCH2OH। अब बीटा गैलेक्टोज बनाना है, दोनों हाथों में बॉल ले लो। अब बॉल ले लेते हैं, अर्थात बॉल ये हो गई, दोनों हाथ में बॉल हो गई, OH लगा दो। शेष जैसे आप ग्लूकोज के लिए लिखते थे उस तरीके से लिख दो, H OH OH एंड H। अब बीटा ग्लूकोज तो लिख लोगे, बीटा ग्लूकोज लिखा, बीटा में OH कहां चला गया, ऊपर की तरफ, ये H OH OH एंड H OH, ये रहा H और ये रहा CH2OH। तो बच्चों ये क्या हुआ, बीटा डी ग्लूकोज। समझा देते जरा एक बार। और ये क्या है, बीटा डी गैलेक्टोस, बीटा डी गैलेक्टोस, टी है ये टोस। अब यहां पर गौर से देखिए आप, ये OH में से एक H ले लो और इसके OH के साथ निकाल दो, निकाल दिया, देखिए ये संरचना यहीं बन जाएगी, ये निकल गया। देखिए यहां से OH निकल गया और यहां से H निकल गया, इस O को हम उठा करके बीच में लिख दे रहे हैं।
इस बंध का नाम हो गया बीटा ग्लाइकोसिडिक, बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध बन जाता है। तो ये किसकी संरचना हो गई? लैक्टोज की संरचना हो गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद भी करना है। अब हम लोग ले लेते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड, पॉली का मतलब होता है बहुत से, असंख्य। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इकाइयां मिलकर, अब मिलकर किसके द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। देखिए क्या नाम है इसका, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ती है। लीजिए ऐसे लिख दिया। अब ये पॉलीसैकेराइड हो कैसे सकते हैं? एक तो सम भी हो सकता है और एक विषम भी हो सकता है। सम का मतलब क्या सा हो गया? एक जैसी इकाइयां हो, सभी एक जैसी इकाइयां हो, यानी मोनोसैकेराइड जो है ना एक जैसे हो, एक जैसी इकाइयां। अब देखिए बहुत से असंख्य लिखा है, इसका मतलब ये कैसे हो गए? बहुलक हो गए, बहुलक हो गए। और विषम में क्या हो गया? अलग अलग, अलग अलग इकाइयां। किसके द्वारा जुड़ती हैं आपस में? ये सभी जुड़ती हैं, अभी अभी हमने लिखा था, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ती हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब पॉलीसैकेराइड में इसमें एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ग्लाइकोजन भी हो सकता है। ग्लाइकोजन के बारे में हमारी आपके पिछले वीडियो में बात भी हुई थी। तो पॉलीसैकेराइड में हम लोग सबसे पहले लेते हैं स्टार्च। स्टार्च अभिन्न अंग है कार्बोहाइड्रेट का, ध्यान रखना। स्टार्च सभी बच्चे जानते हैं स्टार्च के रूप में। अभी हम लोग ग्लाइकोजन, हम लोगों को जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो अतिरिक्त संचय, एनर्जी संचय के लिए हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर रहते हैं। और जब हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन टूट जाते हैं और टूट करके ग्लूकोज देते हैं। अब ये किस में? प्लांट में। प्लांट में स्टार्च के रूप में एनर्जी के लिए स्टोर रहते हैं। तो ये बात वही है स्टार्च की। अब स्टार्च भी किससे किससे मिलकर के बना है? देखिए मैं यहां पर दो चीज लिखता हूं, एमिलोज, 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 दूसरा है एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन तो बच्चों यहां पे बात करते हैं, इसका एक नाम और है बीटा एमिलोज। इसे बीटा एमिलोज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि ये स्टार्च का लगभग 10 से लेकर के 20% भाग बनाता है और ये 80 से 90% भाग पाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? स्टार्च में ये तो होता है इतना और ये होता है इतना, यानी ये इनके संघटक हो गए। अब कहने का तात्पर्य क्या हो गया? स्टार्च किससे किससे मिलकर के बना है? एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं एमिलोज का। एमिलोज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से। तो अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, मैं सिंपल तरीके से बना देता हूं।
जिससे आपको याद करने में टेंशन ना हो। बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूँ 3 या 4 बार प्रैक्टिस करना, तब जा करके आपको आएगा। एक बार में कोई भी चीज़ नहीं आती है, ध्यान रखना। ये देखिए, ये इन चिन्हों का मतलब क्या है? आगे ऐसी बहुत सी यूनिटें हैं भाई, बोर्ड छोटा है, यहाँ पे 3-4 यूनिट मैंने बना दी, असंख्य यूनिट यहाँ पे बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसको ऐसे डैश करके बता दिया है कि आप इसको और इकाइयाँ बना सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया H, OH, OH एंड H। मैं एक बार भर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। H, OH, OH, H। इसी तरीके से यहां पर भरेंगे H, CH2OH। यहां पर भी हम लोग लिख देंगे H, CH2OH। यहां पर भी लिख देंगे H, CH2OH। एक बार जरा चेक कर लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई। रह जाए तो जैसे ग्लूकोज में आपने भरा था वैसे ही भर लेना। देखिए ये रह गया ना, इसको ग्लूकोज के अनुसार भर लेते हैं, कोई बात नहीं। H। तो ये संरचना किसकी हो गई? ये एमिलोज की हो गई। ये एमिलोज की संरचना हो गई। ध्यान दीजिए, यहां पर कार्बन नंबर 1 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये कौन सा है? 6। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4। इसका मतलब क्या हो गया? C1 जुड़ा हुआ है C4 से। कौन से बॉन्ड के द्वारा? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। अब दूसरी बात आती है, एमिलोज हो गया, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब यहां पर देखिए, एमिलोज के बाद में आता है जिसे हमने कहा बीटा एमिलोज या एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन मिलती जुलती संरचना है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए, जो लास्ट वाली संरचना है, लास्ट वाली संरचना को सीधा कर लो इस तरीके से। ये कर लिया। ये कौन सा है? C1। अब एक संरचना यहां पर ऐसे खींचो। देखो मैं बनाने की विधि बतला रहा हूं कि आपको याद हो जाए। एक कोई पॉइंट ले लो यहां पर, यहां लिख दो H, यहां से सीधी लाइन। ग्लूकोज ही बना रहे हो, बिल्कुल ग्लूकोज बना रहे हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ग्लूकोज बन गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये लास्ट है ग्लूकोज। कौन सा है? आखिरी है, अंतिम है। तो अंतिम ग्लूकोज के ग्लूकोज का C1, बिल्कुल साफ C1 ले लिया। देखिए मैंने कलर कर दिया। अब यहां पर ये इससे जुड़ेगा। देखिए ये स्ट्रक्चर सीध में करने के लिए कर दिया था। अब ये देखिए H, यहां पर ये आपको पता है ये OH होता है और ये CH2OH होता है। तो ये H और OH जल का मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। जल का मॉलिक्यूल्स निकला, क्या बना? देखिए ये कार्बन संख्या 6 है, कार्बन संख्या 6 है, और ये कार्बन संख्या कौन सी थी? 1, और ये कार्बन संख्या 6 है। इससे जुड़ गया। शेष जैसे आपने ऊपर लिखी थी लाइनें, उसी तरीके से आप यहां पर भी अल्फा ग्लूकोज की लाइंस को, अर्थात इनको ग्लाइकोसिडिक बंध से, जैसे एमाइलो इसमें एमाइलोज में लिखा था उसमें, उसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो। इस साइड या इस साइड कोई भी बढ़ा सकते हो, जगह कम है। बिल्कुल वही बात है। ये जगह कम होने की वजह से यहाँ पे छोटा लिख रखा है। आप चाहे तो लीजिए इसको
ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे आगे भी जा रही है। तो बच्चों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी और मैं इसको पूरा कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। HCH2OH इसमें लिख ही दिया था, यहाँ पर ये H, OH, H एंड H, OH, H, H, OH, H एंड H, OH, H तीसरा नंबर कार्बन है, ये ध्यान रखना, H, OH, H और ये हो गया OH एंड H। क्या निकल के आया? एमाइलोपेक्टिन में एक तो सीधी श्रृंखला है, एक सीधी श्रृंखला है यानी पहली वाली फर्स्ट नंबर की। तो फर्स्ट नंबर वाली चेन में आप लिखना C1 C4 कार्बन से जुड़ा है। ये देखिए C1 मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं, C1 काम नहीं कर रहा है, C1 और ये कौन सा है C4। तो ये C1 और ये C4 जुड़ते हैं C1 C4 से। और जो लास्ट वाला है अंतिम ग्लूकोज का C1 दूसरी पंक्ति के यानी दूसरे वाले से C6 से जुड़ता है, बीटा सीरीज में जुड़ गया, इसीलिए इसका नाम बीटा एमाइलोज के नाम से भी जानते हैं और नया नाम क्या है एमाइलोपेक्टिन। तो ये क्या हो गया, इसका हो गया। अब एक और लास्ट टॉपिक लेते हैं, सेलुलोज। सेल्यूलोज राजस्थान की बुक में जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना है बच्चों, उसको आप एक बार निगलेक्ट कर लेना क्योंकि वो अल्फा स्ट्रक्चर से बना हुआ है जो कि मान्य नहीं है। वहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अल्फा के बजाय बीटा स्ट्रक्चर होगा। तो मैं उसको बतला देता हूँ किस तरीके से। सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे वो बुक वाला बनाते हैं, 0 नंबर मिलेगा, ध्यान रखना। अब सेलुलोज की बात करते हैं तो बीटा ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं, बीटा ग्लूकोज इकाइयाँ। बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा, वहां पे लिखा है अल्फा के बजाय बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध मान्य हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा दे रखा है अल्फा वाला, ध्यान रखना। तो वहां पे बीटा ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि बुक की गलती नहीं है, बुक ने स्पष्ट लिख रखा है ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी रहती है। देखिए ये स्ट्रक्चर, देखिए बीटा, बीटा का मतलब क्या हो गया, OH ऊपर की तरफ, H, H, OH, OH एंड H, H, OH, H, CH2OH। मैं ऐसी 5-7 इकाइयां बना देता हूं, 3 बना देते हैं, उसके बाद में डैश लगा देंगे। जो मेन बात समझने की है वो ये है OH, H, H, OH सभी बीटा है। OH, H, H, OH, OH एंड H और ये हो गया H, OH, H, CH2OH। चलिए मैं बना के दिखलाता हूं। अब यहां पर गौर से देखिए, ये H इसके OH को लेकर के वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ये ऑक्सीजन को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में लिख देते हैं, ऑक्सीजन बीच में आ गई। यहां पर भी कुछ ऐसे ही होगा। अब ये इकाइयां कितनी हैं, असंख्य हैं। चलिए ऐसे लिख देते हैं, यहां पर भी
ये जिगजैग मोशन की रहती हैं, इसको हम लोग कह देते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध, बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया सेलुलोज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बच्चों उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। हाँ, इसको बुक में कुछ ऐसे बना भी सकते हैं, कुछ जगह ऐसे भी बनाया जाता है। इसको क्या करते हैं, ऐसे सीधा बना देते हैं। अब सीधा बना दिया ऐसे करके, तो उससे भी कोई टेंशन नहीं है, ये इकाइयाँ यहाँ पर आकर के जुड़ जाती हैं। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है। ऐसे बनाने में आपको आसानी होती है और समझ में बेहतर आता है। तो मेरी समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर लास्ट में एक बात और बता दूँ, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट अभी तक पढ़ रहे थे 2 डेज से, इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग क्या है शरीर में। हम लोग न्यूक्लिक अम्ल जो कोशिकाओं के अंदर होता है, इसका मेन निर्माण करना होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। अब जो कोशिका की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति कैसी होती है, कोशिका भित्ति होती है मेड ऑफ सेलुलोज की बनी होती है। तो ये एक तरीके से हमारे एनर्जी का भंडार गृह है। यहाँ पर एक बात और ले लेते हैं चलते चलते, ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन ये एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में स्टोर रहता है। मैं फिर से बता दूं, इसी एपिसोड में भी मैंने बताया था, पिछले में बताया था, एनर्जी के रूप में रहता है। और हम लोगों को जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो ग्लाइकोजन का अपघटन हो जाता है। तो लॉकडाउन पीरियड में आप सीमित संसाधनों में पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। हाँ, अपनी बुक जरूर देखते जाना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाते हैं। बुक में थोड़ा सा डिटेल और अलग तरीके से होती है, ज़्यादा शुद्ध हिंदी है हमारे में। तो आप थोड़ा सा लिखते जाना, कंपेयर करते जाना, और कमेंट्स में बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।